ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जिसका नाम सुनते ही आपके जहन में सबसे पहले ताला और अलमारी आती है। लेकिन दोस्तों, ये परिवार असल में चाबी और लोहे की शेड से काफ़ी आगे की चीज़ें बनाता है। क्या आप जानते हैं कि जिस रॉकेट ने चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचाया, उसकी कई अहम हिस्से इसी परिवार की फैक्ट्री में बने थे। तेजस फाइटर प्लेन और पिनाका रॉकेट के क्रिटिकल पार्ट्स भी यही बनते हैं। महात्मा गांधी ने इस कंपनी के साबुन को सपोर्ट किया था और सबसे हैरान करने वाली बात कि मुंबई शहर का 10% रिहायशी इलाका अकेले इसी परिवार के नाम है। बात हो रही है गोदरेज परिवार की। मुंबई जैसी सिटी जहां 100 गज की जमीन खरीदने के लिए लोग अपनी किडनी तक बेचने को तैयार हो जाते हैं, वहां गोदरेज परिवार के पास 3400 एकड़ जमीन है, यानी करीब 1,64,000 घर बन सकते हैं उस जमीन पर। और अगर जमीन की कीमत लगाई जाए तो वो है करीब 4 लाख करोड़ रुपए। लेकिन ये कहानी उस जमीन की नहीं है, ये कहानी है उस जुनून की जिसने एक वकील को झूठ बोलने से रोका। ये कहानी है उस देशभक्ति की जिसने मेड इन इंडिया को घटिया साबित करने वालों को सबक सिखाया। और ये कहानी है उस दूरदर्शिता की जिसने 1914 में वो जमीन खरीदी जिसे अंग्रेज बेकार समझते थे। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जब ब्रिटिश राज था और भारतीय चीजों पर घटिया का थप्पड़ लगा था। 1897 बॉम्बे प्रेसिडेंसी। चैप्टर 1 द बैरिस्टर हु कुडंट लाई। दोस्तों, 1868 में मुंबई के एक पारसी परिवार में जन्म हुआ अर्देशर बुरजोरजी गोदरेज का। पारसी समाज में बिजनेस का खून दौड़ता है, लेकिन अर्देशर की शुरुआत कहीं और से हुई। उन्होंने लॉ की पढ़ाई की और वकालत शुरू की। उनका सपना था कि वो न्याय के लिए लड़ें। वो इतने ईमानदार थे कि उन्होंने खुद को प्रॉमिस किया, आई विल नेवर लाई इन कोर्ट। सुनने में अच्छा लगता है, एक वकील जो झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन उस दौर की अदालतें भी आज की ही तरह सच और झूठ के बीच की पतली रेखा पर चलती थी। एक दिन ऐसा आया, अर्देशर के ही क्लाइंट ने उन पर दबाव डाला कि क्लाइंट ने कहा, अर्देशर साहब, इस बार गवाही में थोड़ा इधर उधर कर देते हैं, झूठ बोलेंगे तो केस हमारा होगा। अर्देशर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने साफ कहा, नो, आई विल नॉट लाई। क्लाइंट को गुस्सा आया। उसने ना सिर्फ उनसे केस वापस लिया बल्कि पूरे लीगल सर्कल में ये बात फैला दी कि अर्देशर गोदरेज एक जिद्दी और बेवकूफ़ वकील है जो पैसे ठीक से कमाना नहीं जानते। और फिर उन्होंने वो किया जो कोई बेरोजगार इंसान करता। एक बैरिस्टर की डिग्री होने के बावजूद वो एक केमिस्ट की दुकान पर असिस्टेंट बन गई। आज जो गोदरेज के सीईओ अरबों की डील करते हैं, वही शुरुआत करने वाले शख्स ने औषधियों की दुकान पर पर्चे भरना शुरू किया था। लेकिन एक शेर चाहे कितने भी दिन भूखा रहे, उसकी गर्जना नहीं रुकती। अर्देशर के अंदर का पारसी बिजनेसमैन जाग रहा था। केमिस्ट शॉप पर काम करते हुए उन्होंने नोटिस किया कि सर्जिकल ब्लेड और सीजर जैसी छोटी चीज़ें भी विदेशों से मंगानी पड़ती है। उन्होंने सोचा, क्यों ना इन्हें हम खुद बनाएं। बस फिर क्या था, वो पहुंचे मीरवानजी मुंशी कामा के पास। मीरवानजी उस दौर के एक सफल उद्योगपति थे। अर्देशर ने उनसे 3,000 का लोन मांगा। मीरवानजी ने पूछा, तुम्हारे पास क्या गारंटी है? अर्देशर ने कहा, मेरी ईमानदारी। मैंने अपनी वकालत का करियर इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं बिजनेस में भी सच बोलूंगा। अर्देशर ने सर्जिकल टूल्स बनाने शुरू किए। उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि इंग्लैंड से आने वाले ब्रांडों को भी पीछे छोड़ दिया। एक ब्रिटिश कंपनी ने उनसे कॉन्ट्रैक्ट लिया और बिजनेस इस तरह चल पड़ा। लेकिन फिर आई वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया। अर्देशर ने ब्रिटिश पार्टनर से कहा, सर, हमें इन टूल्स पर मेड इन इंडिया का स्टैंप लगाना चाहिए। ब्रिटिश पार्टनर हंसा और उसने कहा, मेड इन इंडिया? आर यू मैड अर्देशर? अगर तुम ये लिखोगे तो लोग समझेंगे कि ये घटिया चीज़ है। लॉक, स्टॉक और बैरल सब बिकना बंद हो जाएगा। अर्देशर के कान खड़े हो गए। उन्होंने कहा, क्यों? हमारी चीज़ अगर विदेशी चीज़ों से बेहतर है तो मेड इन इंडिया ही लगेगा। पार्टनर ने अल्टीमेटर दिया, either you remove this label or I will cancel the order। और अर्देशर गोदरेज ने अपना ऑर्डर कैंसिल करवा दिया। बिजनेस डूब गया, वो कर्ज में डूब गई, लेकिन उन्होंने मेड इन इंडिया का ठप्पा नहीं हटाया। दोस्तों, ये वो दौर था जब हम खुद को घटिया समझते थे और गोदरेज ने सबसे पहले इसी मानसिकता को चुनौती दी। चैप्टर 2 द बर्थ ऑफ द लॉ। अब अर्देशर लगभग बेरोजगार थे, बिजनेस फेल था, कर्ज चढ़ा था। ऐसे में एक सुबह उन्होंने अखबार उठाया और अखबार की सुर्खियां थी, बॉम्बे को चोरों ने लूटा। अर्देशर के दिमाग में एक बल्ब चला। उन्होंने सोचा, आजकल जो ताले हैं वो या तो आसानी से टूट जाते हैं या फिर चोर मास्टर की से खोल देते हैं।
क्यों ना एक ऐसा ताला बनाया जाए जो अनोखा हो, जिसकी चाबी सिर्फ उसी ताले में फिट हो। बस अर्देशर फिर से मीरवान जी के पास पहुंचे, लेकिन इस बार वो शर्मिंदा थे क्योंकि पिछला कर्जा अभी भी बाकी था। उन्होंने जाकर कहा, मीरवान जी, मैं आपके पैसे नहीं लौटा पाया, लेकिन मेरे पास एक नया आइडिया है। मीरवान जी ने पूछा, आइडिया क्या है? अर्देशर ने ताले वाली बात कही। मीरवान जी क्योंकि खुद भी चोरियों से परेशान थे, तो उन्होंने फिर से भरोसा करके 3,000 का नया लोन दे दिया। 1897 लालबाग मुंबई। 215 स्क्वायर फीट के एक छोटी सी शेड, 12 कारीगर, गुजरात और मालाबार के कुशल धातु शिल्पी, और शुरू हुआ भारत के सबसे भरोसेमंद ब्रांड का सफर। गोदरेज के पहले ताले का नाम था द गोदरेज पेटेंट लॉक। लेकिन इस ताले की खासियत क्या थी? उस दौर के तालों में एक बहुत बड़ी कमी थी, उनमें स्प्रिंग लगी होती। समय के साथ स्प्रिंग खराब हो जाती और ताला जाम हो जाता। दूसरी समस्या थी मास्टर की। एक चाबी से दर्जनों ताले खुल जाते थे। अर्देशर ने इन दोनों समस्याओं का समाधान निकाला। उन्होंने बिना स्प्रिंग का ताला बनाया और हर ताले के साथ एक ऐसी चाबी बनाई जो सिर्फ उसी ताले को खोलती। यानी अगर आपके पास गोदरेज का ताला है तो दुनिया की कोई दूसरी चाबी उसे नहीं खोल सकती। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सबसे इंटेलिजेंट बात ये थी कि अर्देशर चाबी पहले बनाते थे और उसके बाद ताला, यानी पूरा मैकेनिज्म चाबी के हिसाब से डिजाइन होता था। इस वजह से ताले की सुरक्षा बेजोड़ हो गई। लोगों ने इस ताले को खूब पसंद किया। धीरे धीरे गोदरेज नाम समीक्षा का पर्याय बन गया। लेकिन अर्देशर ने यहाँ भी क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उनकी फैक्ट्री में कोई भी ताला बिना क्वालिटी चेक के बाहर नहीं जाता था। अगर किसी ताले में 1% भी कमी होती तो उसे तोड़कर फिर बनाया जाता। उनका मानना था, हम ताले नहीं, हम भरोसा बेच रहे हैं, और अगर भरोसा टूटा तो सब टूट जाएगा। चैप्टर 3, द फर्स्ट लॉकर। दोस्तों, जल्द ही अर्देशर ने महसूस किया कि सिर्फ ताला काफ़ी नहीं है। ताला तो आप किसी भी दरवाजे पर लगा सकते हैं, लेकिन उस दरवाजे को तोड़ा जा सकता है, उसे जलाया जा सकता है। उन दिनों बैंक लॉकर्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। लोग अपने पैसे, जेवर, जमीन के कागज, सब कुछ घर की लकड़ी की अलमारी में रखते। चोर या तो अलमारी उठाकर ले जाते या उसे आग लगा देते थे। अर्देशर ने सोचा, क्यों ना एक ऐसा बॉक्स बनाया जाए जो पूरी तरह से लोहे का हो, जो ना तो टूटे और ना ही जले। 1902। दोस्तों, ये वो साल था जब दुनिया ने अपना पहला हवाई जहाज भी नहीं देखा था, लेकिन भारत में अर्देशर गोदरेज ने देश का पहला फायर प्रूफ और बर्गलर प्रूफ सेफ बनाया। लेकिन ये कोई साधारण सेफ नहीं था। इसकी सबसे बड़ी खासियत थी, इसे एक ही शीट ऑफ स्टील से बनाया जाता। जो आम तिजोरियां होती थी वो अलग अलग शील्डों को जोड़कर, यानी वेल्डिंग के जरिए बनाई जाती। जोड़ वाली जगह कमज़ोर होती और आग लगने पर वो फट जाती थी। गोदरेज ने स्टील की एक विशाल शीट को बिना काटे, बिना जोड़े, उसे सांचे में ढालकर मोल्ड करके एक ठोस तिजोरी बनाई। यानी उस तिजोरी का एक भी सीन यानी जोड़ नहीं था। और जब ये प्रोडक्ट मार्केट में आया तो लोग हैरान रह गए, इतना भारी लोहा घर में कैसे रखेंगे। लेकिन अर्देशर ने एक कमाल की तरकीब निकाली। उन्होंने पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन करना शुरू किया। वो अपने लॉकर को सड़क पर ले जाते, उसमें नोटों की गड्डी और गहने डालते, ताला बंद करते और फिर उस लॉकर को भीषण आग में झोंक देते। लोग देखते रह जाते, लपटें उठती, लोहा तप जाता, आग बुझती, और जब लॉकर खोला जाता तो अंदर का सामान बिल्कुल सुरक्षित और ठंडा रहता। इसके बाद तो लोगों को भरोसा हो गया और 1906 में अमेरिका में आए भीषण भूकंप और आग के बाद साइंटिफिक अमेरिकन मैगजीन ने आर्टिकल छापा था कि ज़्यादातर लॉकर आग में पिघल जाते हैं। अर्देशर ने उस आर्टिकल को पढ़कर अपने लॉकर का परीक्षण और कठोर कर दिया। अब दोस्तों, असली गेम चेंजर साल आया 1908 का। अर्देशर ने दुनिया का पहला स्प्रिंगलेस लॉक बनाया। उस समय तक चाहे वो अमेरिका का लॉक हो या फिर जर्मनी का, हर लॉक में एक छोटा स्प्रिंग होता जो ताले की बोल्ट को वापस लाता। ये स्प्रिंग जंग खाकर कमज़ोर होकर टूट जाता था। अर्देशर ने स्प्रिंग को हटा दिया। उन्होंने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जो ग्रेविटी और सटीक इंजीनियरिंग पर काम करता था। इस लॉक का पेटेंट कराया गया और ये भारतीय इंजीनियरिंग के एक गौरव का प्रतीक बना। फिर आया 1911 का वर्ष। ब्रिटिश सम्राट किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी पहली बार भारत आए। उनका भव्य दिल्ली दरबार लगा। इतनी कीमती चीजें, इतने सारे गहने और दस्तावेज। सवाल था, इन सबको रखेंगे कहाँ?
ब्रिटिश अफसरों ने सोचा यूरोप से लॉकर मंगवाया जाए, लेकिन समय कम था। तब किसी ने सुझाव दिया कि बॉम्बे में एक पारसी है गोदरेज, उसके लॉकर्स देखने लायक हैं। ब्रिटिश अफसरों ने जब गोदरेज के लॉकर देखे तो वो भी हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत ऑर्डर दे दिया और ब्रिटिश रॉयल्टी ने गोदरेज के लॉकर्स को चुना। दोस्तों, जिन अंग्रेजों ने मेड इन इंडिया को घटिया करार दिया था, उन्हीं अंग्रेजों का राजा गोदरेज का ग्राहक बना। ये सबसे बड़ी घटना थी। इसके बाद तो गोदरेज की क्रेडिबिलिटी आसमान छू गई। चैप्टर 5 द कर्मा ऑफ मीरवांची। अब अर्देशर ने यूरोप जाने का प्लान बनाया। वो वहाँ की नई टेक्नोलॉजी देखना चाहते थे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने सोचा, जिन मीरवांची ने मुझ पर इतना भरोसा किया उनका पैसा तो लौटा दो। वो मीरवांची के घर गए, लेकिन दृश्य देखकर सन्न रह गए। मीरवांची बीमार थे, बिस्तर पर थे और उनकी हालत खराब थी। अर्देशर ने कहा, मैं आपका कर्ज लेकर आया हूँ और साथ ही आपने जो विश्वास किया उसके लिए धन्यवाद। मीरवांची ने कहा, बेटा अर्देशर, ये पैसा लेकर मैं क्या करूँगा? अब मेरी मौत नज़दीक है, तो तुम इस पैसे को रखो और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओ। अर्देशर ने जिद की तो मीरवांची ने कहा, ठीक है, अगर पैसा ही वापस करना है तो मेरा एक फेवर करो। मेरा भतीजा बोयस है, उसे अपनी कंपनी में काम दे देना। अर्देशर ने कहा, सर मैं काम नहीं, मैं उसे अपनी कंपनी का पार्टनर बनाऊंगा। और अर्देशर ने अपनी बात रखी। उन्होंने कंपनी का नाम बदलकर गोदरेज एंड बॉयज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कर दिया। आज भी 100 साल बाद भी कंपनी का नाम वही है। हालांकि बोयस ने बाद में बिजनेस छोड़ दिया था क्योंकि उनकी रुचि दूसरी थी। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है जब एक बिजनेसमैन अपने गुरु के सम्मान में कंपनी का नाम ही बदल दे। वही सच्चा बिजनेसमैन है। यही वो वैल्यू है जो गोदरेज को दूसरों से अलग बनाती है। चैप्टर 6 द सोप रिवॉल्यूशन। ताले और तिजोरियों के बाद अर्देशर ने एक नया क्षेत्र चुना, साबुन। उस समय 1910 के दशक में भारत में साबुन या तो इंग्लैंड से आती थी या फिर वो एनिमल फैट यानी जानवरों की चर्बी से बनते थे। अब हिंदू समाज में ये साबुन इस्तेमाल करना धार्मिक दृष्टि से वर्जित है। मुस्लिम समुदाय में भी कुछ हलाल मुद्दे थे और जैन समुदाय तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करता था। अर्देशर ने सोचा, हम ऐसा साबुन क्यों ना बनाए जो पूरी तरह वनस्पति तेल यानी वेजिटेबल ऑयल से बने। लेकिन दोस्तों, तब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी जितनी कि आज है। वेजिटेबल ऑयल से साबुन बनाना मुश्किल था क्योंकि उसकी बनावट ढीली हो जाती थी। अर्देशर ने महीनों रिसर्च की। 1918 उन्होंने दुनिया का पहला प्योर वेजिटेबल ऑयल सोप लॉन्च किया। नाम रखा गया छवि। साथ ही उन्होंने गोदरेज नंबर 1 और गोदरेज नंबर 2 साबुन लॉन्च किए। ये साबुन इतने पॉपुलर हुए कि विदेशी ब्रांड्स जैसे लक्स, लाइफबॉय और पियर्स को भी पीछे छोड़ दिया। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग किस्सा है। अर्देशर ने पहले गोदरेज नंबर 2 लॉन्च किया और जब पूछा गया कि गोदरेज नंबर 1 क्यों नहीं लाते, तो उन्होंने जवाब दिया, अगर आपको गोदरेज नंबर 2 पसंद आएगा तो आप नंबर 1 को और भी बेहतर समझोगे। यह थी उस समय की एकदम अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। इन साबुनों को रविंद्रनाथ टैगोर ने भी पसंद किया और एनी बेसेंट, जो एक आयरिश महिला थी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की समर्थक थी, उन्होंने भी इन साबुनों को अपनाने की अपील की। इसके बाद गोदरेज ने सिंथॉल लॉन्च किया, जो भारत का पहला डिओड्रेंट साबुन था, और गुड नाइट लिक्विड, जिसने देश को मच्छरों से लड़ना सिखाया। आज गोदरेज कंज्यूमर्स प्रोडक्ट GCPL एक दिग्गज कंपनी है जिसने रेमंड का FMCG बिजनेस भी खरीद लिया है। चैप्टर 7 द एक्सप्लोजन ऑफ 1944। वो धमाका जिसने ब्रांड को अमर कर दिया। साल था 1944 का। दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था। मुंबई का विक्टोरिया डाक सैन्य सामानों से भरा था। 14 अप्रैल की शाम जहाज SS फोर्ट स्टीकन पर खतरनाक सामान था, सोना, गोला बारूद, फाइटर प्लेन, सल्फर और कॉटन। अचानक आग लगी, लोगों ने भागना शुरू किया। फिर जो हुआ उसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जोरदार धमाका। ये धमाका इतना तेज था कि मुंबई में भूकंप जैसा झटका महसूस हुआ। आसमान में आग के गोले दिखे, आसपास की बिल्डिंग्स ढह गई। करीब 800 से 1300 लोग मारे गए। आग इतने दिनों तक जलती रही कि पूरा बंदरगाह तबाह हो गया। जब आग बुझी और मलबा हटा तो मलबे में एक चीज सबसे अलग थी, गोदरेज की अलमारियां। हाँ दोस्तों, धमाके में जहां लोहे के बिम पिघल गए थे, वहां गोदरेज के लॉकर खड़े थे। उन पर सिर्फ कुछ डेंट आए थे, लेकिन जब उन्हें खोला गया तो अंदर रखे कागज और जेवरात बिल्कुल सुरक्षित थे। अगले दिन अखबारों की सुर्खियां थी, गोदरेज सेफली सर्वाइव बॉम्बे ब्लास्ट।
इस घटना ने गोदरेज की किस्मत बदल दी। एक के बाद एक ऑर्डर आने लगे। बैंक हो, सरकारी दफ्तर हो, अमीर घराने हो, सब ने गोदरेज को अपनाया। इतिहास गवाह है कि शादियों में दहेज में गोदरेज की अलमारियां देना प्रतिष्ठा की बात थी। लोग कहते थे कि गोदरेज की अलमारी दो, बेटियों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। ये कोई साधारण विज्ञापन नहीं था, ये था जनता का भरोसा जो आग के धमाकों में भी नहीं पिघला। चैप्टर 8 द 70 लाख बैलेट बॉक्सेस। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, लेकिन देश का पहला आम चुनाव 1951 से 52 में हुआ। सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। बैलेट बॉक्स कहाँ से लाएं? 17 लाख बैलेट बॉक्स चाहिए थे और वो मजबूत होने चाहिए ताकि कोई धांधली ना हो। किसी ने सुझाव दिया, गोदरेज से बनवा लो। तब गोदरेज की कमान पिरोज शाह गोदरेज यानी अर्देशर के छोटे भाई के हाथों में थी। उन्होंने मुंबई के विक्रोली में अपनी फैक्ट्री में तुरंत काम शुरू किया। फैक्ट्री में दिन रात काम चला, सुबह 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, और ऐसे एक दिन में लगभग 22,000 बैलेट बॉक्स बनाए गए। ये बॉक्स इतने मजबूत बनाए गए कि इन्हें तोड़ना नामुमकिन था, और इस तरह गोदरेज ने वो कर दिखाया तो शायद कोई और नहीं कर सकता। उन्होंने समय पर सारे बैलेट बॉक्स सप्लाई किए और ये बैलेट बॉक्स भारत के लोकतंत्र की पहली नींव बने। पिरोज शाह गोदरेज, उन्हें जब ये ऑर्डर मिला तो वो बहुत खुश थे। उन्होंने कहा, हम ताले बनाते थे जो चोरों को रोकते थे, आज हम ऐसे बक्से बना रहे हैं जो तानाशाही को रोकेंगे। ये सिर्फ एक ऑर्डर नहीं था, ये एक नए भारत के निर्माण में गोदरेज का योगदान था। चैप्टर 9 टाइपराइटर, फ्रिज एंड स्पेस। दोस्तों, गोदरेज सिर्फ ताले और साबुन तक सीमित नहीं है। 1955 में उन्होंने भारत का पहला टाइपराइटर बनाया, गोदरेज प्राइमा। तब तक देश में रेमिंगटन जैसे विदेशी टाइपराइटर चलते थे। प्राइमा आते ही सरकारी दफ्तरों, कोर्ट, न्यूज़पेपर, ऑफिस, सब जगह इसकी धूम मची। ये स्वाभिमान का प्रतीक था। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी इसकी तारीफ की। और फिर 1958 में भारत का पहला रेफ्रिजरेटर आया। तब तक फ्रिज एक लग्जरी था जो सिर्फ अमीर लोग इंपोर्ट कर लाते थे। गोदरेज ने भारत में ही फ्रिज बनाने की शुरुआत की। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी छलांग तब लगी जब गोदरेज ने स्पेस सेक्टर में कदम रखा। आपने चंद्रयान 3 की सफलता देखी। उस रॉकेट LVM-3 में जो इंजन लगा था CE-20, उसके कई क्रिटिकल कंपोनेंट्स गोदरेज एरोस्पेस ने बनाए थे। उससे पहले मंगलयान और चंद्रयान 1 के लॉन्च व्हीकल्स में भी गोदरेज के पुर्जे थे। ये देखते हुए हैरानी होती है कि जिस कंपनी ने ताले से शुरुआत की थी, वो आज रॉकेट साइंस में भी रोल प्ले कर रही है। और कंज्यूमर साइड में गुड नाइट, हेड स्प्रे, फास्ट गार्ड, गोदरेज डाई, सिंथॉल, ये सब ब्रांड्स हर घर में हैं। यही तो गोदरेज की खूबी है। चाहे वो 20 रुपए का साबुन हो या फिर 20 करोड़ का रॉकेट कंपोनेंट, उनकी क्वालिटी एक जैसी होती है, बेस्ट। चैप्टर 10 द 3400 एकड़ लैंड। अब आते हैं उस सवाल पर जिसके बारे में हर कोई नहीं जानता। गोदरेज के पास मुंबई का 10% हिस्सा आया कैसे? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1661 में उस समय मुंबई पुर्तगालियों के पास थी। पुर्तगाली राजा ने अपनी बेटी कैथरीन की शादी इंग्लैंड के किंग चार्ल्स द्वितीय से की और दहेज में दी मुंबई। पूरा शहर। किंग चार्ल्स ने मुंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ 10 पाउंड प्रति वर्ष के हिसाब से लीज पर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई को विकसित करना शुरू किया। उन्होंने 7 द्वीपों को जोड़कर एक बड़ी जमीन बनाई। उस जमीन पर जो इलाका आज विक्रोली कहलाता है, वो दलदल और जंगल था। कंपनी को उसमें कोई वैल्यू नजर नहीं आई। 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये जमीन करीब 3000 एकड़ में एक पारसी बिजनेसमैन फ्रामजी बनार्जी को बेच दी। फिर वर्ल्ड वॉर के आसपास ये जमीन सरकार ने जब्त कर ली और 1914 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे नीलाम करने का आदेश दिया। यहाँ आए पिरोज शाह गोदरेज। उन्होंने ये 3000 एकड़ की जमीन खरीदी, साथ ही भांडुप और नाहौर में 400 एकड़ और खरीदा। कुल मिलाकर 3400 एकड़। अब आप सोच रहे होंगे, इतनी बड़ी जमीन का आज क्या हाल है? आज इस 3400 एकड़ में से 1750 एकड़ में मैंग्रोव के जंगल है। ये पर्यावरण के लिए जरूरी है। गोदरेज इस हिस्से को नहीं छूता। 250 से 300 एकड़ पर झुग्गी झोपड़ियों में लोगों ने कब्जा किया है और बची हुई लगभग 1000 एकड़ जमीन विकसित की जा सकती है। अगर FSI यानी फ्लोर स्पेस इंडेक्स के हिसाब से देखें तो 1000 एकड़ पर करीब 4000 से 5000 एकड़
बिल्टअप एरिया बन सकता है। मुंबई के हिसाब से इसकी कीमत 4 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। 2024 में परिवार के दोनों गुटों आदि नादिर और जमशेद स्मिता के बीच समझौता तय हुआ कि गोदरेज एंड बॉयज जमशेद और स्मिता वाला ग्रुप इस जमीन का डेवलपमेंट करेगा और गोदरेज प्रॉपर्टीज आदि और नादिर वाला ग्रुप उसे मार्केट करेगा। आज उसी जमीन पर गोदरेज प्लैटिनम, गोदरेज विस्टार्स जैसी लग्जरी प्रोजेक्ट हैं। चैप्टर 11 द फैमिली डिस्प्यूट। दोस्तों, परिवार और बिजनेस एक साथ चलाना बहुत मुश्किल होता है। भारत में हमने देखा अंबानी बटे, बिरला बटे, बजाज बटे, लेकिन गोदरेज परिवार ने एक मिसाल कायम की। 1990 के दशक से ही दोनों खेमों में तनाव था। आदि और नादिर बरजोर गोदरेज के बेटे चाहते थे कि कंपनी तेजी से ग्रो करे, नए सेंटर में जाए और खास तरह से विखरोली की जमीन को कमर्शियल रूप से डेवलप किया जाए। वहीं जमशेद और स्मिता नवल गोदरेज के बच्चे चाहते थे कि कंपनी अपनी पुरानी इंजीनियरिंग विरासत को बचाए रखे। वो चाहते थे कि मैंग्रोव फॉरेस्ट को बचाया जाए। बात बढ़ी तो मीडिया में चर्चा होने लगी, लेकिन जो हुआ वो कमाल का था। परिवार ने कोर्ट कचहरी का सहारा नहीं लिया, कोई गंदी बयानबाजी नहीं हुई, ना ही किसी ने सोशल मीडिया पर शिकायत की। वो बैठे, बातचीत की और 5 साल तक चुपचाप नेगोशिएशन चली। 2024 के रिस्ट्रक्चरिंग हुई। गोदरेज एंड बॉयज अनलिस्टेड, जमशेद और स्मिता के पास इंजीनियरिंग लॉग्स, एरोस्पेस और विखरोली लैंड का डेवलपमेंट राइट। गोदरेज इंडस्ट्रीज लिस्टेड। आदि और नादिर के पास कंज्यूमर प्रोडक्ट जैसे GCPL, केमिकल्स, रियल एस्टेट, गोदरेज प्रॉपर्टीज और एग्रोवेट। दोस्तों, यहाँ सीखने वाली बात यह है कि गोदरेज ने दिखाया कि विभाजन हमेशा लड़ाई से नहीं होता, कभी कभी ये सम्मान के साथ अलग होने का तरीका है। आज दोनों गुट अलग अलग हैं, लेकिन उनके बीच सम्मान बरकरार है। वो एक साथ डिनर करते हैं, परिवार के फंक्शंस अटेंड करते हैं और सबसे बड़ी बात, उन्होंने ब्रांड की वैल्यू को खत्म नहीं होने दिया। गोदरेज प्रॉपर्टीज आज स्टॉक मार्केट में 80,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है और गोदरेज एंड बॉयज भी हजारों करोड़ों का टर्नओवर करती है, हालांकि वो लिस्टेड नहीं है। तो दोस्तों, 1897 में 3000 के लोन से शुरू हुआ ये सफ़र आज 127 साल बाद $10 बिलियन का बन चुका है। अगर आपको ऐसे ही और स्टोरीज पसंद है तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टाइटन।